हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी समस्या और उनके इलाज की। आज की तारीख में लगभग हर किसी को आंखों की समस्या है। आंखों की देखभाल, तकलीफ और इलाज से जुड़ी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता वर्मा, जो कि सिटी आई केयर हॉस्पिटल रायपुर से है। डॉक्टर अमृता, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार शुभांगी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबसे अपने आई के बारे में बात कर सकती हूँ और आपको कुछ जानकारियाँ दे पाऊँ। बिल्कुल डॉक्टर अमृता, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि एज रिलेटेड मैकुलर डेजेनरेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, इसका इलाज क्या है? जब हम बात करते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की, तो जो पहले दो शब्द हैं एज रिलेटेड, मतलब ये उम्र के साथ आता है। 50 साल की उम्र के बाद आंख का जो हमारा पर्दा रहता है, जो हमारे पैदा होने के बाद से लगातार काम करता है आपके देखने के लिए, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। इस कमज़ोरी को एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बोला जाता है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में धीरे धीरे से नज़र की कमी होनी शुरू हो जाती है और इसीलिए 50 साल की उम्र के बाद अपने पर्दे का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। ये भी जानना चाहते हैं आपसे मैकुलर डिजेनरेशन के लक्षण क्या होते हैं और ये किस वजह से होता है, क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल होता है कि आखिर ये किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं? मैकुलर डिजेनरेशन, जैसे मैंने बताया, जब से आप पैदा हो रहे हैं आपकी आंख का पर्दा काम करता चला जा रहा है। तब से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके एनवायरनमेंट में जो आपकी आंख के पर्दे को इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि धूप में बार बार निकलना, बिना काले चश्मे पहने, आप जिस तरह की डाइट ले रहे हैं, आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच है या नहीं, इन सब कारणों से पर्दे पे इफ़ेक्ट जल्दी या लेट पड़ सकता है। तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन आपकी जो गलत आदतें हैं, स्मोकिंग है, BP की शिकायत, डायबिटीज़ है अगर आपको, उनके कारण आपके पर्दे में डेवलप हो सकता है। अगर कोई इसके मरीज है तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर हम बात करें खान पान की तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? एक बार आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है, उसके बाद सावधानी बरतने से बेहतर है कि जब हम यंग एज में रहते हैं तब से हमें खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जो भी लाल पीली फल सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर है, टमाटर है, पपाया है, ये फल सब्जियां हमको अपनी डाइट में लानी चाहिए। जो हरी सब्जियां रहती हैं, स्पिनच हैं, हरे साग होते हैं, वो सब हमें अपनी डाइट में रेगुलरली रखना चाहिए। ये हमारी आंखों को बचा के रखते हैं, इनके एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, आगे जाकर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन ना हो। एक बार आपकी एज अगर 50 के पार हो जाती है तो हमारे पास काफ़ी फॉर्मुलेशन होते हैं जो कि आई के स्पेसिफिक होते हैं। ये दवाइयाँ आती हैं जिनके आप कोर्स कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल में, जो कि आँख में आपको जो वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है वो सही मात्रा में आपकी आँख तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है खान पान को लेकर। मैकुलर डिजेनरेशन कितने प्रकार का होता है और इसके कितने स्टेप्स होते हैं? जैसे अगर आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो कितने स्टेप्स इसके होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं? फाइन, तो मैकुलर डिजेनरेशन एक्चुअली 2 प्रकार के बेसिक होते हैं। इसको ड्राई और वेट टाइप का बोला जाता है। आप मोटा ये समझिए कि जो ड्राई टाइप का मैकुलर डिजेनरेशन है, इसमें धीरे 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 नज़र कम होती चली जाएगी, हल्का धुंधलापन सा दिखेगा, एकदम से आप ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इसके जब से शुरुआत है तब से आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो ऑलमोस्ट लोग 5-6 साल निकाल कर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी नज़र कम हो रही है। जो सेकेंड टाइप वेट मैकुलर डिजेनरेशन होता है, उसमें आँख के अंदर नई नसें बनने के कारण, उनके फटने के कारण अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है और तुरंत अचानक से दिखना बंद हो सकता है। तो ये 2 तरीके के एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस होते हैं। अब ये दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ही अलग है। जो हमारा ड्राई टाइप है मैकुलर डिजेनरेशन का, उसका ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि हमें जो सप्लीमेंट्स होते हैं, शुरुआती स्टेजेस में हम सिर्फ सप्लीमेंट्स देकर भी उनको काफ़ी दिनों तक रोक सकते हैं या बहुत जल्दी बढ़ने से रोका जा सकता है। मगर जब ड्राई टाइप बहुत लेट हो जाता है तो पर्दा पूरी तरह घिस जाता है उम्र के साथ, फिर उसको बचाना बहुत ही मुश्किल रहता है। जो वेट टाइप ऑफ डिजेनरेशन है, जिसमें मैंने बताया कि ब्लीडिंग हो जाती है पर्दे के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आँख के अंदर लगने वाले इंजेक्शंस होते हैं
और इन इंजेक्शंस की मदद से, जो एंटी VEGF ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शंस होते हैं, इनकी मदद से हम ये एडिमा और जो आँख में ब्लीडिंग हुई है उसको कम कर सकते हैं, जिससे कि मरीज को दोबारा दिखना शुरू हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि आपने मैकुलर डिजनरेशन का ट्रीटमेंट यहाँ पे विस्तार से मैं बताया, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट्स हैं, जब इसका ट्रीटमेंट आप करते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है और क्या क्या कठिनाइयां आपको आती है ट्रीटमेंट के समय? ट्रीटमेंट के समय देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो यही होती है कि पेशेंट का फॉलोअप, क्योंकि मरीज को हमें बार बार देखना ज़रूरी है। जो शहर से मरीज होते हैं, रायपुर के हैं, उनका बार बार आना आसान रहता है, हर महीने हमें देखना है। मगर जो बाहर के पेशेंट होते हैं वो बार बार आने में उनको बहुत परेशानी रहती है। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है कि पेशेंट का फॉलोअप जो रहता है। बाकी अगर हम कठिनाई की बात करें तो डेफिनेटली एक पेशेंट की पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो आप दवा खा रहे हैं वो आप 3 महीने पूरी मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आप मेडिसिन लेते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। जब हम इंजेक्शंस की बात करते हैं, डेफिनेटली इंजेक्शंस बहुत ही स्पेसिफिक हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, मगर उसमें भी बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट के लिए। डॉक्टर अमृता, और टॉपिक है जिसके बारे में विस्तार से हम आप समझना चाहते हैं, वह डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या होती है और ये कैसे होती है, लोगों को, मरीजों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब जो डायबिटीज़ का मरीज है उसके पर्दे में कोई भी बीमारी या चेंज आए जो कि डायबिटीज़ के कारण रहे, तो ये उन लोगों में होता है जो डायबिटिक होते हैं। अब डायबिटीज़ हम सबको एक मोटा मोटा पता है कि टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको करीबन, जब पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक है, उसके करीबन 5 साल के बाद से ये डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने का चांस होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर जब आपको पता चलता है उस समय ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ लोगों में डेवलप हो चुकी होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपको पता चले कि आप डायबिटिक हैं तो सबसे पहले आपको अपने पर्दे की जांच करानी ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है। बाकी कई सारी और चीज़ें भी होती हैं शरीर में जिससे ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी आ सकता है। जैसे अगर प्रेगनेंसी में कोई डायबिटीज़ जिनको है वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको रेटिनोपैथी काफ़ी जल्दी डेवलप हो सकती है। वो लोग जिनको किडनी डिजीज़ होती है, जो ऑलरेडी बीपी की शिकायत जिनको रहती है, जिन लोगों को अनीमिया होता है, उन लोगों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो सामान्य से काफ़ी जल्दी विकसित हो सकती है। प्लस जो लोग बहुत यंग एज में डायबिटिक हो जाते हैं, मतलब 40 की उम्र के पहले, उनको भी बहुत जल्दी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांस होता है। ये तो आपने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके उपाय क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि मरीज हमारे पास कौन सी स्टेज में आ रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज है उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, अपना लिपिड लेवल कंट्रोल करिए, अपना बीपी कंट्रोल में रखिए, तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं बढ़ती है जल्दी। मगर एक बार पेशेंट थोड़ी एडवांस स्टेज में आ जाए तो हमको आगे काफ़ी टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे OCT का टेस्ट, आँख की एंजियोग्राफी का टेस्ट, और ये टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को लेज़र की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, और अगर आंख में ब्लीडिंग हो जाए तो पेशेंट को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे ज़रूरी और अहम सवाल है जो कि दर्शकों की तरफ से ही है, दरअसल अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज है तो वो डॉक्टर्स को कब दिखाएं? इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कौन सा वो सही समय है जब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को डायग्नोज होने में, जो आपको पता चला है कि मुझे शुगर की बीमारी है, उसके 5 साल के भीतर ही अपना पहला टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अगर आपको टाइप 2 है तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ मैं डायबिटिक हूँ, आपको तुरंत जाके अपने रेटिना का टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है आपका रेटिना, फिर भी साल में एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए अपनी रेटिना की टेस्टिंग आपको करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारी चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे डॉक्टर अमृता से संपर्क कर सकते हैं। हम उनका नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आपने जानकारी दी, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे इसे समझें?
सो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव दो तरीके का माना जाता है। जो नॉन प्रोलिफरेटिव होता है, आप समझ लीजिए वो शुरुआती है, और जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में अगर आप आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत एडवांस हो चुका है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में 100% पेशेंट्स को आँख के लेज़र, इंजेक्शन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप होता है, उसमें ज़्यादातर हमें पेशेंट को देखते रहना पड़ता है। अगर पर्दे में सूजन नहीं है तो सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल, आपका और सारा सिस्टमिक कंट्रोल रखने से भी काम बन सकता है। हमारे थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये क्या होती है, इसका इलाज क्या होता है? जैसे कि इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब जो लोगों को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, उनकी आंखों में भी एक तरह की रेटिनोपैथी होती है। बीपी बढ़े रहने के कारण धीरे धीरे आंख की जो नसें होती हैं वो पतली होनी शुरू हो जाती हैं। नसों के पतले होने के कारण आंख में खून पहुंचना भी कम होने लगता है। सो ये जो बीमारी है, इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोला जाता है। लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम आगे जाके होने वाली है? कब हम डॉक्टर्स को दिखाएं और ये किस वजह से होता है? देखिए, लक्षण इसका यही रहता है कि अचानक से आपको देखने में कमी हो सकती है। कभी कभी सडनली बीच के हिस्से में काले धब्बे से दिख सकते हैं, तो आपको उस समय में डॉक्टर को जाकर दिखाना है। अगर आपको बीपी, शुगर, कोई भी इस तरह की बीमारी है, तो साल में एक बार आपको अपने पर्दे का चेकअप रेगुलरली करवाना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को ये समस्या पता भी चल जाती है, डॉक्टर्स उन्हें बता भी देते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। आपसे समझना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और क्या होता है? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट जो होता है, अगर आपके पर्दे में सूजन आती है तो इसमें भी इंजेक्शंस लगते हैं, मगर ज़्यादातर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट आपका सिस्टमिक कंट्रोल, मतलब आपका जो बीपी है, अगर उसे हम अच्छे से कंट्रोल में रखेंगे तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। सो बीपी का कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मगर अगर कभी भी नज़र में अचानक से कमी लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सर अमृता, अगर बात करें सिकल सेल रेटिनोपैथी की, जिसके बारे में भी हमने बहुत सुना है, आखिर ये होता क्या और इसका टेस्ट कब कराया जाए? देखिए, सिकल सेल रेटिनोपैथी उन मरीजों में होता है जो सिकलिंग से प्रभावित होते हैं। जिन मरीजों में सिकल सेल ट्रेट होता है, उनमें रेटिनोपैथी डेवलप होने का चांस बहुत कम रहता है, मगर जिनमें सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ होती है, उनके अंदर रेटिनोपैथी डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सिकल सेल रेटिनोपैथी में काफ़ी ऐसे पर्दे में हिस्से बन सकते हैं जहाँ पे खून पहुँचना बंद हो जाता है, नसें बंद हो जाती हैं। इस कारण से नई नसें बन के वो फट सकती हैं और पर्दे में ब्लीडिंग आ सकती है। इसलिए जो भी सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट हैं, वो करीबन 3-4 साल में एक बार अपनी आँख का रेगुलर चेकअप ज़रूर कराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सिकल सेल रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि इसके कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सिकल सेल रेटिनोपैथी में जो पर्दे का हिस्सा जहाँ पर खून पहुँचना बंद हो गया है या जहाँ नई नसें बनने लगी हैं, वो हिस्से को हम लेज़र या क्रायो के द्वारा सील कर देते हैं। और अगर इसमें ब्लीडिंग या फिर सूजन पर्दे में आनी शुरू होती है तो इसमें भी इंजेक्शंस के द्वारा ही इलाज किया जाता है। बिल्कुल। अब जितने भी दर्शक हैं उनसे जुड़ी ये समस्या है, क्योंकि अक्सर उनके मन में ये चीज़ें होती है कि उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अक्सर डॉक्टर उन्हें सलाह भी देते हैं, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं कि सिकल सेल रेटिनोपैथी के मरीजों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियों में आपको डेफिनेटली अपने फिजिशियन से रेगुलरली चेकअप पे रहना चाहिए और अपने आई डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप पे रहना चाहिए। इसको हम रोक तो बिल्कुल नहीं सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर से है, मगर समय पे ट्रीटमेंट करके कम से कम आपकी नज़र बचाई जा सकती है। सिकल सेल वाले जो मरीज होते हैं उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए? अक्सर ये कहा जाता है जो गर्भवती महिलाएं, अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है, और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अगर ये समस्या है तो उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां जो उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, आँख के अनुसार अगर हम बोलेंगे तो ये जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या जो बच्चे रहते हैं, उनको हम नॉर्मल जो स्कूल स्क्रीनिंग सेशंस करते हैं
या प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी आजकल हम काफ़ी बढ़ावा देते हैं कि वो भी नॉर्मल स्क्रीनिंग सेशंस के लिए आएँ, जिससे हम बीमारी को जल्दी पकड़ लें। बाकी नॉर्मल जो उनको चीज़ें बोली जाती हैं प्रिवेंशन के लिए, वही उनको फॉलो करनी होती है। आँख की तरफ से कोई स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते हैं इसके हिसाब से। ये तो सारी बात होगी, जितने टॉपिक्स से हम बात करें तो उनके बारे में विस्तार से, लेकिन सिटी आई हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या स्पेशलिटी मौजूद है? सिटी आई केयर हॉस्पिटल में आपको एंटीरियर सेगमेंट मतलब आंखों की आगे की पुतली, कॉर्निया, यूवीआइटिस, आँख की चोट लगना मतलब ट्रॉमा केसेस, पीछे आँख का जो पर्दा रहता है, लेंस, कैटरेक्ट सर्जरीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर। सवाल हमारा आजकल के सभी पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उनकी आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? पहला तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो मोबाइल का टाइम है या स्क्रीन टाइम होता है बच्चों को, उसको हमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखना होता है। कोई भी बच्चे का स्क्रीन टाइम दिन का 1.5 से 2 घंटे के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब मैं स्क्रीन टाइम बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें आपका मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। ये तो बात हो गई बच्चों की, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन हमारे घर में होते हैं उन्हें अपनी आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो उन्हें सबसे पहले होती है, तो उनकी आंखों का ध्यान कैसे रखें? सीनियर सिटीजन्स की आंखों का ध्यान रखने के लिए पहला डेफिनेटली रेगुलर चेकअप, दूसरा आपकी डाइट। जब एक एज के बाद आप जितनी हेल्दी, एंटीऑक्सीडेंट रिच, फ्रेश डाइट लेंगे उतना अच्छा रहेगा। खाने में तला भुना खाना ये सब थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर रहता है। बाहर जब भी घर के निकलें तो काला चश्मा पहन के जाएं, ताकि धूप की जो किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे आपके आंख के पर्दे और आंखों पे गलत असर ना पड़े। कुछ लोगों को सिर दर्द की शिकायत होती है, मैं कहूँ कि आजकल लगभग सभी लोगों को, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सर दर्द का कारण आंखों से भी रिलेटेड हो सकता है और बाकी आपके ब्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो पहली चीज़ आपको यही करानी है कि हॉस्पिटल जाके एक बार अपनी आंखों का टेस्ट कराइए, चश्मे के नंबर के लिए टेस्ट कराइए। अगर आपको चश्मे का नंबर है तो उसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको जो हेडेक है वो कम हो सकता है। दूसरा जो एक और रीज़न है जो इस सीज़न में बहुत कॉमन है, वो है साइनसाइटिस। क्योंकि ये एलर्जिक सीज़न चल रहा है, वायरल हो रहा है, तो साइनसाइटिस के कारण भी बहुत लोगों को सर में दर्द की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आपको चश्मे का नंबर नहीं है तो सेकेंड हम ENT स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजते हैं ताकि आपकी उसके लिए टेस्टिंग हो जाए। और थर्ड जो सबसे कॉमन रीज़न हेडेक के लिए होता है वो माइग्रेन का होता है। तो उसके साथ में जिन लोगों को सर में दर्द के साथ उल्टी, चक्कर ऐसी शिकायत होती है, वो बेहतर है कि पहले फिजिशियन या न्यूरोफिजिशियन से मिलें और बाद में फिर हम चश्मे के नंबर की जांच करें। पहले भी आपने कई बार ये कहा है कि समय रहते हमें अपनी आंखों का टेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग कराना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि उन्हें कौन सा टेस्ट कराना है। आपसे समझना चाहते हैं कि कौन से टेस्ट हमें समय रहते कराने चाहिए जिससे आंखों में गंभीर रोगों का पता चल सके। जो आँख की टेस्टिंग होती है वो नॉर्मली 40 की उम्र के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि हर कोई साल में एक बार अपने आँख की टेस्टिंग करवाते रहे। अब ये आँख की टेस्टिंग में आपके आँखों का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, दूर का नंबर, एज के अकॉर्डिंग जो पास का नंबर होता है वो, फिर आपकी आंखों का जो प्रेशर होता है उसकी जांच, क्योंकि ग्लोकोमा नाम की जो बीमारी या काला मोतियाबिंद जिसे कहते हैं वो भी 40 के बाद शुरू होती है। तो आंखों के प्रेशर की जांच, साथ में आंख का जो आगे का हिस्सा है एंटीरियर सेगमेंट और आंख का जो पर्दा और नस होता है उसकी भी जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है वो एक ही बार में हो जाता है। तो आपको बस एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो आपका नॉर्मल चेकअप में आंख के आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, चश्मे का नंबर और प्रेशर सारी जांच करेंगे। सबसे बेसिक सवाल है मेरा आपसे कि आंखों में कितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं, कौन कौन से वो रोग हैं जो हमारे आंखों में हो सकते हैं? ये लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है। आंखों में देखिए ये बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मगर आँख के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। अगर हम आगे से शुरू करें तो हम अपनी पलकों से शुरू कर सकते हैं। पलकों में कई तरह की सूजन हो सकती है। सबको जैसे ये सीज़न में पलकों में लाल होने लगती है, सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है, स्टाई की समस्या जिसे हम कहते हैं। आगे में आपको स्टाई हो सकता है, कैलेजियन हो सकता है। आँख की जो पुतली या कॉर्निया होती है, कॉर्निया के अंदर आपको कॉर्निया के अल्सर हो सकते हैं, सूखापन आ सकता है। ड्राई आई जो कि स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण आजकल की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है।
और हम पीछे की तरफ जाएं तो आंख के अंदर सूजन हो सकती है, मोतियाबिंद की बीमारी जो कि सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट या काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा हो सकता है। और इनके पीछे आपकी आंख का पर्दा है। इस पर्दे में हर तरह की बीमारी जो आपके शरीर को इफ़ेक्ट कर रही है वो आपकी आंख के पर्दे को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सिकल सेल है। इसी तरह से पर्दा अपनी जगह से हट सकता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइनस का नंबर होता है उनके पर्दे में छेद बन सकते हैं और आगे दिक्कतें आ सकती हैं। और लास्ट होता है कि आँख की जो नस होती है वो नस पे भी कभी कभी जो दिमाग में अगर प्रेशर बनता है या दिक्कत होती है तो आँख की नस में भी सूजन की शिकायत हो सकती है। समय की थोड़ी कमी, इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। शॉर्ट में इसका जवाब हम चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आजकल हम देखते हैं कि आई ड्रॉप लोग मन से ही डाल देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो आई ड्रॉप किस चीज़ का है, और वो सिर्फ आंखों में कुछ चला गया या फिर उन्हें आंख में अगर दर्द हो रहा है तो वो किसी भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। कितना सेफ है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जो आई ड्रॉप्स ले लेते हैं मेडिकल से या कहीं स्टोर से जाकर, उनमें देखा गया है कि स्टेरॉइड हो सकते हैं। आँख में अगर आप स्टेरॉइड ड्रॉप्स ज़्यादा डाल लेते हैं या गलत बीमारी इन्फेक्शन के साथ में डाल लेते हैं तो आँख में इन्फेक्शन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने का, पुतली पूरी तरह से ख़राब होने का खतरा रहता है। स्टेरॉइड अपने आप में आपकी आँख में मोतियाबिंद कर सकता है, काला मोतियाबिंद कर सकता है, मतलब ग्लूकोमा हो सकता है उससे, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप जो दवा ले रहे हैं वो आपकी बीमारी के लिए है ही नहीं। इसलिए जब भी आँख की कोई समस्या हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर आई डॉक्टर से मिलें, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जो कि उस समस्या को देखे, मशीन पे देखे और आपको उसके अनुसार दवा दे। चलिए, तो बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है। कई सारे आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स है जिसमें आपने बातचीत की हमारे साथ, और कई सारे हमारे बेसिक सवाल भी थे जो अक्सर लोगों के जहन में होते हैं, उसका जवाब भी आपने विस्तार से में दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।